गुड मॉर्निंग बच्चे लोगों। गुड मॉर्निंग क्लास। या सब कुछ मज़ा आया गुड मॉर्निंग का, बिकॉज अपना क्लास जो है वो एकदम लास्ट वाला क्लास है। तो दिन भर के तो नहीं, सुबह से अभी तक के थके आ रहे लोगों, तो थोड़ा सा जोश में आना पड़ेगा। बिकॉज अपना सब्जेक्ट ऐसा है कि जब तक थोड़ा सा जोश नहीं रहेगा तब तक पढ़ने का मज़ा नहीं आने वाला है। तो कैसा लग रहा है इंटरमीडिएट में? पहला दिन है सर, अभी तो थोड़ा बहुत दिनों बाद घर से निकले हैं, इतनी लंबी कोचिंग अटेंड करी है, तो धीरे धीरे सेटल होगा, बिल्कुल होगा। चलिए, तो पहला दिन है आज हमारा। तो फर्स्ट डे पे पढ़ाई की बात, थोड़ी सी कोर्स की बात आगे करेंगे। पहले थोड़ी दूसरी बात सब्जेक्ट को जान लेते पहले। आज थोड़ा सा सब्जेक्ट से आप लोगों का इंट्रोडक्शन हो जाए, फिर उसके बाद कल आप लोगों को मिल जाएंगे नोट्स, बराबर। तो उसके साथ ही हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा कल से ही कर देंगे स्टार्ट। तब तक आप लोग ये जान लें कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, पैटर्न क्या रहेगा, सारी चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो वेलकम तो आपका मैंने उसी दिन कर दिया था, मेरे इंट्रोडक्शन की मुझे ज़रूरत है नहीं। चलिए यहाँ से आ जाते हैं, सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन पे आते हैं। तो आप लोगों का सब्जेक्ट कौन सा है भाई? सिर्फ लॉ नहीं है अभी, जैसे पहले भी आपका था। कौन सा लॉ था वो फाउंडेशन में? बिजनेस लॉ, है ना। इधर आपके सब्जेक्ट का नाम रहेगा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। अच्छा, ये फर्स्ट ग्रुप में कौन से नंबर का पेपर है? सेकंड नंबर का। फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? अकाउंट्स। नंबर 2 पे लॉ। नंबर 3 कॉस्टिंग। नंबर 4 टैक्स का, बराबर। तो देखने में 2 सब्जेक्ट लगते हैं एकदम प्रैक्टिकल वाले। कौन कौन से? कॉस्ट और अकाउंट्स। एक सब्जेक्ट है सेमी प्रैक्टिकल, टैक्स, और एक सब्जेक्ट अपना है प्योर थ्योरी वाला, जो कौन सा है? अपना लॉ। ठीक है, हालांकि थ्योरी जरूर है, लिखना आपको थ्योरी है, लेकिन किधर ना किधर आगे जाके कैलकुलेटर का जरूरत पड़ने वाला है। इधर भी आपको एग्जाम में कैलकुलेटर लेकर के जाना पड़ेगा, उसके बगैर पेपर सॉल्व नहीं होगा। कैसे, ये सब पता लगेगा आपको। तो ध्यान रखिएगा कि इस पेपर का वेटेज भी 100 नंबर का है भाई, 100 मार्क्स। तो किधर से भी कम समझने का जरूरत नहीं है। वेदर तुम्हारा प्रैक्टिकल बहुत अच्छा है, तुमको अकाउंट से बहुत प्यार है, होगा, लेकिन अगले लेवल पे जाना है तो ये 100 नंबर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है ना। और मार्क्स तो अपने को लाने ही पड़ेंगे, सब में लाने। अब आप लोगों का इस बार का जो लॉ है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, जैसा कि सब्जेक्ट के नाम से पता लगता है। एक अपना हो गया कॉर्पोरेट लॉ और दूसरा अपना कौन सा हो गया? अदर लॉज। अब कॉर्पोरेट लॉ के अंदर जो अपने को पढ़ना है, जो आप पहले से पढ़ के भी आए हो, कंपनीज एक्ट 2013, है ना। कहने को फाउंडेशन में आप लोगों के कोर्स में थे सेक्शन नंबर 1 से लगा करके 22, ऐसा कहते हैं, पर प्रैक्टिकली सेक्शन नंबर 18, 19, 20, 21, 22 ये आपके कोर्स में थे ही नहीं। आईसीए का साइड बोलता है कि 1 से लगा करके 22 तक का सेक्शन डालो फाउंडेशन के अंदर, बट प्रैक्टिकली ये सेक्शन फाउंडेशन में थे ही नहीं, है ना। उन्होंने कुछ चीजें निकाली वहां से और आप लोगों के कोर्स में डाल दिया, लेकिन बेसिक जरूर आपको बता दिया। अब प्रैक्टिकली यहां पे होना ये चाहिए कि 23 से लगा करके 148 होना चाहिए, लेकिन अपने को पढ़ना पड़ेगा 1 से लगा करके 148, बिकॉज ओपीसी का जो क्वेश्चन है वो अगर फाउंडेशन में आता है तो इंटर में भी आता है। और सबसे बढ़िया चीज, क्वेश्चन इधर उधर होते रहते हैं। जैसे पिछली बार आपका ओपीसी का कोई क्वेश्चन आया तो इस बार इंटर में आ जाएगा, और अगर इस बार इंटर में कोई क्वेश्चन रहा होगा तो वो अगली बार क्या करेंगे? फाउंडेशन के अंदर सेम क्वेश्चन को करेंगे। तो स्टार्टिंग जो हमारे 20 सेक्शन समझ लो, वो वही वाले हैं जो अपने कौन से हैं? फाउंडेशन वाले, सेम टू सेम। तो वो वापस अपने को इधर पढ़ना ही पढ़ना है, वही टाइप्स ऑफ कंपनीज वगैरह। हाँ, थोड़ा उसके साथ आप कुछ और डिटेल वाला जो पॉइंट है, क्योंकि वो बहुत बेसिक लेवल था आप लोगों का, यहां थोड़ा सा अपन पढ़ेंगे एडवांस लेवल पे, ठीक है। और फाउंडेशन में भी जो कहा था, यहां पे भी बोल रहा हूं, बेस मजबूत करना इसलिए जरूरी है बिकॉज सीए फाइनल में वहां तो बुक्स ही यहीं से मिलेंगे। 149 से लगा के 470 जितने कंपनीज एक्ट टोटल सेक्शन है, कहने को 149 है, लेकिन प्रैक्टिकली सीए फाइनल में कॉर्पोरेट लॉ में है सेक्शन नंबर 1 से लगा करके 470 सारे, पर वह सारा पोर्शन वहां पे सीए फाइनल में है कॉर्पोरेट एंड अदर अलाइड लॉज।
तो उसमें कॉर्पोरेट लॉ के अंदर 70 मार्क्स का आपका पेपर हो जाता है, जो भी 60 का है। तो जितना बेस कंपनी का मजबूत करोगे उतना उधर अपने को अच्छा पढ़ने को मिलेगा। अब आती है बात 40 नंबर की। इन 40 मार्क्स में पहला तो अपना कोई पुराना फेवरेट कौन सा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। लेकिन आप लोगों ने वहां पे पढ़ा था सेक्शन नंबर 1 से 75। इस बार आप पढ़ोगे 124 से लगा करके 248। सर ये बीच के सेक्शन कहां गए? अरे फाइनल में नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, हर चीज फाइनल में नहीं है। वो बीच के जो सेक्शन है वो तुम्हारे सोगा में चले गए थे, सोगा और पार्टनरशिप में, है ना। तो ये जो बीच का खाली गैप दिख रहा है ना तुमको 76 से लगा के 123 का, ये अपना सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप का पार्ट था। तो उधर अलग एक्ट में आपके कवर हो गया। तो आप लोग के कोर्स में कवर है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसपे ही कल से मैं बात स्टार्ट करूंगा बराबर से। जो इन 40 में से लगभग 10 मार्क्स का पोर्शन अपना जाने वाला है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का। सिर्फ 3 चैप्टर रहेंगे। इंडैमिनिटी गारंटी, सेकेंड नंबर पे रहेगा बेलमेंट, जो वर्ड तुमने सुना हुआ है। सारा फाउंडेशन का ज्ञान काम में लूंगा, अभी मैं पूछना शुरू करूंगा। अभी पहले बेसिक में तो आप लोगों से पूछूंगा कि क्या क्या वहां पर पढ़ा, तो जो मेन टर्म्स काम में आएंगे, फिर इंटर के टर्म्स पर बात करेंगे। और एक चैप्टर अपना रहेगा एजेंसी का, बराबर। तो 3 चैप्टर्स अपने रहेंगे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में। पुराना वाला जो पोर्शन आप अब तक पढ़ के आए कॉन्ट्रैक्ट का, वो बस आपका बेस रहेगा। जैसे माइनर का पॉइंट है, कंसिडरेशन है, डैमेजेस है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये बेस रहने वाला है, आपका बेस रहेगा। बाकी सब कुछ जो है वो नया पढ़ेंगे अपन यहाँ पे। दूसरे नंबर पे एक जबरदस्त एक्ट है हमारा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। 8 to 9 मार्क्स का ये भी आता है एग्जाम के अंदर। अब ये क्या है? वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज किधर पढ़े तुम लोगों ने? अकाउंट्स में कहीं पढ़े होंगे ना, अकाउंट्स में थे क्या? अभी फाउंडेशन में थे अभी। तो वो जो बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, प्रमोजरी नोट, नेगोशिएशन, एंडोर्समेंट, ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई, ये सारी बातें जो है बैंक से डिस्काउंटेड करवाना, है ना। तो वो जो आपने अकाउंट्स में पढ़ा, उसका पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो आपके कोर्स में यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एनआईए, है ना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का बस एकदम छोटा भाई है। 1872, 1881 पुराने एक्ट है, लेकिन ये अपने कोर्स में है 8 to 9 मार्क्स के लगभग का। अब ये जो 2 देख रहे हो ना आप, ये भी बहुत जबरदस्त है। सर ये क्या है? इनमें से इंटरप्रिटेशन पहले हुआ करता था सीए फाइनल में, जिसको 2018 में ये फाइनल से निकाल करके इंटर में आया है। क्या इंटर के बच्चे को सिखाओ इंटरप्रिटेशन होता क्या है। और एक ये जो आप देख रहे हो जनरल क्लॉजेज, ये तो भी पहले सीए कोर्स में था ही नहीं, कभी नहीं था। ये एकदम नया इंट्रोड्यूस हुआ। और ये जो जनरल क्लॉजेज एक्ट है ना, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑल द लॉज। मतलब सारे लॉ का भी लॉ है ये। इसको हम लोग बोलते हैं पापा ऑफ ऑल द लॉज। सारे लॉज का पापा, मम्मी, मदर ऑफ ऑल लॉज बोल दो, पापा ऑफ ऑल लॉज बोल दो, वो यही वाला है। सर कैसे? बहुत सिंपल है। तुम लोग को फाउंडेशन एनआई पे मैंने एक एग्जांपल दिया था, बराबर से। ये एक दिन ड्राइव कर रही थी, अपना एक्टिवा लेकर के जा रही थी, पुलिस वाला ने पकड़ लिया। मैडम हेलमेट? अच्छा हेलमेट भी चाहिए होते क्या? पता ही नहीं था जोधपुर में हेलमेट चाहिए। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो वहां पे लिखा हुआ था इफ एनी मैन हु ड्राइव विदाउट हेलमेट इज पनिशेबल विद फाइन, लिखा हुआ था। तो इसने बोला मेरे ऊपर कोई फाइन नहीं होगा। पुलिस वाले ने इसको लॉ दिखाया, ये देखो बेटा लिखा हुआ है। अरे सर क्या बात करते हो, हमने भी फाउंडेशन में लॉ पढ़ी है। इधर पे लिखा हुआ है मैन के लिए, विमेन के लिए थोड़ी है, समझ रहे हो भाई। ये लॉ जो है उसमें लिखा हुआ था एवरी मैन। और तुम लोग ने भी देखा होगा ज्यादातर लॉ में ये लिखा हुआ होता है ही इज पनिशेबल। मैक्सिमम लॉज में तुमको या तो मैन वर्ड दिखेगा, विमेन तो दिखेगा ही नहीं, या ही इज पनिशेबल, है ना, ही इज रेस्पॉन्सिबल। तो ये शी वालों को तो मजा आ गया कि ठीक है ना, सब जगह ही इज रेस्पॉन्सिबल, ही इज रेस्पॉन्सिबल। अब वहां पे काम आता है हमारा जनरल क्लॉजेज एक्ट। जनरल क्लॉजेज एक्ट बोलता है कि जिधर भी लॉ में एक्सेप्ट की कोई चीज सिर्फ मैन और वुमेन पे ही लगती हो, उसके अलावा जहां पे भी ही वर्ड लिखा है उसमें शी वर्ड ऑटोमेटिकली इंक्लूड है ना। तो लॉ, सर ये लॉ बनाने वाले थे ऐसे थे तो शी भी लिख सकते थे, अब कर रहे हैं। अब कई लोग क्या कर रहे हैं, कई सारे लॉ में ही शी दोनों लिखा है। बट जनरल क्लॉजेज एक्ट उस टाइम से यही बोल रहा था कि भाई ठीक है, हमने वर्ड एक कॉमन वर्ड लिखा। अपन कहते ना आदमी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि औरतों को हारनी चाहिए,
तो एक कॉमन वर्ड अपन जो यूज करते हैं ना वो ठीक है मैन यूज करते हैं, बट उसके अंदर मीनिंग जो है वो दोनों कवर होते हैं। तो ये हमारा जनरल क्लॉजेस एक्ट कहता है जेंडर में जिधर भी अगर हमने मेल वर्ड यूज किया है उसमें आपको फीमेल को उसमें इंक्लूड करके समझना है। तो ये जो एक्ट है ये आपका है जनरल क्लॉजेस एक्ट। ये इतनी सारी डेफिनेशंस देता है, जहां कहीं किसी एक्ट में कोई पर्टिकुलर वर्ड का डेफिनेशन नहीं है वो सारा कहां से निकल के आएगा, जनरल क्लॉजेस एक्ट से आएगा। तो वो हमारे कोर्स के अंदर डाला हुआ है, बहुत बढ़िया चीज है। और इंटरप्रिटेशन ये तो बहुत ही जबरदस्त है भाई, ये कोई एक्ट नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन? क्या मतलब क्या होता है इस वर्ड का, सोचो। और कुछ बात तो सही है काफी। अच्छा मैं बोलूं इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ मींस अंडरस्टैंडिंग द लॉ। यू हैव टू फाइंड आउट एक्चुअल मीनिंग ऑफ द लॉ या वर्डिंग्स ऑफ द लॉ, है ना। लॉ में कई सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे जिनका दो तरह का मीनिंग होगा। एक तो लिटरल मीनिंग होगा, यार जो दिख रहा है वो मीनिंग है, और एक होगा कि जो एग्जैक्टली मीनिंग क्या उसके पीछे होना चाहिए उसको फाइंड आउट करना। इट्स कॉल्ड सिंपली इंटरप्रिटेशन। क्या लॉ इधर एक्चुअल के अंदर कहना क्या चाह रहा है उसका मीनिंग फाइंड आउट करना, क्योंकि कई बार जो आप कह रहे हो शायद उसका मीनिंग वो नहीं हो जो एक्चुअल में लॉ चाहता है ना। थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूं आप लोग को, शायद मैंने फाउंडेशन में दिया हो नहीं दिया हो मुझे याद नहीं। इधर की बात है, एक्सेल एकेडमी का बात है। एक्सेल एकेडमी में हम लोग नीचे ऑफिस के अंदर बैठे हुए थे और उस वक्त इधर भी क्लासेस लग रही थी, नीचे वाले फ्लोर पे भी क्लासेस थी। तो हमने क्या किया था, एक नोटिस बोर्ड लगाया हुआ था। आप जब स्टेज से सीधा अंदर आते हो ना तो एक नोटिस बोर्ड है बड़ा सा वहां पे, अभी तो खाली पड़ा है, उसमें भी कुछ आएगा धीरे धीरे। तो नोटिस बोर्ड में हमने एक लगाया था, एक पोस्टर लगाया कि स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू मेंटेन साइलेंस। शायद एग्जांपल दिया हो मैंने कभी फाउंडेशन में। तो स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू मेंटेन साइलेंस। क्यों लिखा भाई, वो क्यों लिखा होगा बोलो? ताकि सब बच्चे थोड़ा शांत रहे। अभी तुम्हारा ब्रेक ब्रेक हो, आज तो पहला दिन है, बहुत सिंसियर बैठे हो, है ना। धीरे धीरे थोड़ा सा पुराने हो गए तो थोड़ा सिंसियरिटी कम हो जाएगी। फिर ब्रेक जैसे ही 5 मिनट का मिला तुम फटाफट नीचे चले गए, बाहर खड़े हो गए, घूम घाम के आ गए, यार थोड़ा सुस्ता लेते हैं, फिर ऐसा घूम घाम आ गए। होता है, ये सबके साथ होता है, तो आप लोग भी करोगे। तो उस वक्त में क्या था कि बैच इधर भी था और नीचे भी, और कई बार बैच फ्री होने के टाइमिंग अलग अलग है। जैसे तुम्हारा बैच पहले फ्री हो गया, नीचे बैच चल रहा है, तो अभी स्टेज से नीचे जाओगे तो बात करते करते जाओगे, होला होगा हल्का सा, तो हमने ऐसा लगा दिया। तो एक क्लास तो चल रही थी दोनों ही, मैं और बियानी सर टेक्स्ट पढ़ाते थे ना, अभी ITIT में चले गए। तो हम लोग नीचे ऑफिस अंदर बैठे हुए थे और कोई पेरेंट्स आए, बाहर खड़े हो गए यहाँ पे और फोन पे जोर जोर से बात कर रहे हैं। 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, उनकी वॉल्यूम बढ़ती जा रही है, बिजनेस की कोई बात कर रहे होंगे किसी से। तो हमने भेजा बंदे को, अशोक जी को, कि भी बोल के आओ, सुन ही नहीं रहे। फिर मैं और सर आए ऊपर, कुछ नहीं बोले हम क्योंकि वो फोन पे थे। उनको नोटिस बोर्ड दिखाया, तो पढ़ा उन्होंने। तो फोन ऐसे साइलेंट पे डाल के बोलते हैं म्यूट पे, ये मेरे लिए थोड़ी है, ये लोग इसके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, मेरे लिए थोड़ी है। आई एम नॉट स्टूडेंट, मैं नहीं हूँ स्टूडेंट, मेरे लिए नहीं है। ओके सर, मैंने सर 1 मिनट बात कंप्लीट करो ना आपकी, थोड़ी बातचीत करते हैं। तो मैंने उनको बोला कि सर मंदिर गए होगी? हाँ, मंदिर के बाहर लिखा हुआ होता है कई जगह पे, कृपया जूते यहां उतारें। सिंपल इतना ही लिखा हुआ होता है, टेक ऑफ योर शूज, सिंपल। तो सर इसका मतलब चप्पल पहन के जा सकते हैं ना अंदर, सैंडल पहन के जा सकते हैं ना अंदर? बोले नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है। तो मैंने कहा सर वो लिखा हुआ तो खाली शूज के लिए होता है, एक्चुअली उसका मतलब ये होता है कि आपको भगवान का मंदिर में नंगे पैर जाना है। मैंने कहा सर दिस इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। ये हमने लिखा इसलिए है बिकॉज मोस्ट ऑफ द यहाँ पे कौन होते हैं? स्टूडेंट, बट दिस इज एप्लीकेबल ऑन एवरीबडी। फिर भले ही वो एक फैकल्टी हो, भले स्टूडेंट हो या पेरेंट्स हो या जो भी हो, ठीक है। ज्यादातर कौन होता है यहाँ पे? स्टूडेंट्स होते हैं, तो हमने बोर्ड स्टूडेंट के नाम से लगाया, बट ये एप्लीकेबल सबके ऊपर है, बराबर। तो ये एग्जैक्टली इंटरप्रिटेशन करना, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे? इंटरप्रिटेशन, है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें इसमें आप लोगों को पढ़ने को मिलेगी। एक केस हमारा बहुत जोरदार है, ये भी GST पढ़ते हो ना आप लोग, तो मान लेते हैं जब ये केस था, पान पर GST लगाया। पान का पत्ता बराबर जो लोग खाते हैं पान पे GST, उसको लेकर के चक्कर में पड़ गए। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ पान या सुपारी? बिटर लीव्स जिसको बोलते हैं, क्या चीज है बिटर लीव्स, है क्या? तो कुछ लोगों ने बोला नहीं सर वो मीनिंग जो बॉटनी में काम में लेते हैं वो लेना चाहिए। किसी ने कुछ बोला, मैटर कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट ने बोला पान का मतलब वो लेना है आपको जो एक कॉमन मैन के मीनिंग में आता है, हमको यहाँ पे कोई बॉटनी नहीं चाहिए।
हमको कोई साइंस नहीं चाहिए कि आप साइंटिफिक मीनिंग निकाल के ला रहे हैं। जीएसटी वाले साइंस पे थोड़ी लगा रहे हैं, वो तो ये लगा रहे हैं कि भाई जो लोग ये यूज करेंगे, पान वाले जो पान सेल कर रहे हैं, बस उसके ऊपर हमको जीएसटी लगाना है, बस सीधी सी बात है। तो इसका मीनिंग आपको कोई बॉटनी वॉटनी वाला मीनिंग नहीं लेना है, आपको इसका सिंपल वो मीनिंग लेना है जो एक कॉमन मैन के समझ में आता है। तो एग्जैक्टली ये जो लॉ है वो इसी तरह के इंटरप्रिटेशन करेगा। और मजेदार चीज, ये इंटरप्रिटेशन के लिए कोई लॉ नहीं बना हुआ है। तो सर अपन क्या पढ़े, कोर्ट ने अलग अलग टाइम पे जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए ना, वो बस हमारे रूल्स बन गए। वो सारे के सारे क्या बन गए, रूल्स। और वही अपने कोर्स के अंदर है, बहुत जबरदस्त चैप्टर है। तो ये अपन जो कोर्स में अपने है, कोर्स के एंडिंग पोर्शन के अंदर अपन ये इंटरप्रिटेशन और जनरल क्लॉजेस करने वाले हैं। चलिए, पेपर पैटर्न कैसा रहेगा आप लोगों का? 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव, बोले तो वैसा जैसा फाउंडेशन में करके आए है ना, लॉ के पेपर में डिटेल क्वेश्चन। और 30 मार्क्स इस बार है यहां पे एमसीक्यू, जैसा फाउंडेशन में कई सारे सब्जेक्ट्स में आप लोगों ने किया है। ठीक है, तो 70-30 फर्स्ट ग्रुप में 2 ही ऐसे पेपर हैं जिसमें ये पोर्शन है। किसमें? टैक्स एंड लॉ। सेकंड ग्रुप में भी 2 में है, ऑडिट एंड ईआईएस सिस्टम, है ना। तो 30 मार्क्स का पोर्शन आपका रहेगा एमसीक्यू का, और 70 मार्क्स के आपके रहेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। एमसीक्यू वही तरीका, वही आपको एमआर शीट मिलेगा पेपर के साथ में, जिसको आपको फिल करना रहेगा अपने मार्किंग से। एबीसीडी ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, ये सब आपका इसमें होने वाला है। और इसमें 30 मार्क्स में से भी 2 पार्ट हैं इसके, समझना। 10 मार्क्स के तो रहेंगे केस बेस, और रिमेनिंग 20 मार्क्स के रहेंगे जनरल, 1 मार्क्स के। सर ये केस बेस एमसीक्यूज क्या होंगे? वो तुम्हारा जैसे अनसीन पैसेज होता है ना, जिसमें एक पैराग्राफ दे दिया और उसके बाद में क्या होता है, उससे रिलेटेड 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन होते हैं। सेम वही पैटर्न यहां पे रहेगा। एक देंगे आपको केस, और उस केस पर बनाएंगे वो लोग 5-6 क्वेश्चन, जनरली 5 क्वेश्चन बनाते हैं। और वो जो केस बनाएंगे ना, वो किसी एक चैप्टर से कनेक्टेड नहीं होगा। 1 से लगा के 148 तक के सेक्शंस आपके कोर्स में हैं, मोर देन 1 सेक्शन के ऊपर वो क्वेश्चन बनेगा। हो सकता है उसमें सेक्शन नंबर 12 का एक पोर्शन डाल दे, फिर सेक्शन नंबर 123 का एक पोर्शन डाल दे, फिर सेक्शन नंबर 92 का एक पोर्शन डाल दे। ऐसा करके बढ़िया सा केस बनाएंगे। 2 क्वेश्चन लगभग अपने इस पर रहेंगे, 5-5 मार्क के रहते हैं। तो ये रहेगा आपका पेपर का पैटर्न। हम लोग कैसे पढ़ेंगे बच्चे लोगों, ये भी देखो। यहां पे आप लोगों को नेक्स्ट वीक में, जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होगा, एक तो ये बुक अवेलेबल हो जाएगी, बराबर। ये है मेरा टीचिंग बुक, जिसको हम लोग क्लास के अंदर करेंगे पूरा कवर। ठीक है, अब इसके अलावा यहां पे एक और बुक आपको मिलेगी, मतलब ये बुक तो मेन बुक हो गई। यहां तो लिखा है ना क्वेश्चन बैंक, ये इस तरह का एक क्वेश्चन बैंक, बराबर। इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी है, इसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हैं, और इसमें आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो भी कवर हैं। तो ये सारा का सारा आप लोगों को अवेलेबल यहां से हो जाएगा, बराबर। अब स्टडी मैट को भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं। लगभग आईसीए का सारा पोर्शन जो है वो अपने नोट्स में कवर है, बराबर। उसके अलावा भी आईसीए में कुछ स्पेशल अगर दिखा, कुछ मिला, तो वो अपन कवर करेंगे, बराबर। वो तो करना ही है। कोई बढ़िया एग्जांपल हुआ फाउंडेशन के टाइम पे भी, कई जगह पे मुझे लगा कि स्टडी मेट का ये चीज बहुत जबरदस्त है, तो अपन ने कवर किया, तो यहां पे भी कवर करेंगे। हाउ टू प्रेजेंट आंसर आप सबको आता है। सीपीडी वालों को हमको सिखाना पड़ता था इंटर के अंदर कि बेटा तुम लोग कौन बनेगा करोड़पति खेल के आए हो, अब हमसे सीखो कि आंसर कैसे लिखा जाता है। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, 2017 तक, मुझे ध्यान में है 2008 से लेके 2008 से 2017 तक के जो इंटर के बैचेस थे, स्टार्टिंग 1 महीना हमारा जाता था उनको आंसर लिखवाने में। बेटा सबसे पहले आंसर कहां से चालू करोगे? अकॉर्डिंग ये सेक्शन या प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट लिखो, फिर उसके बाद प्रोविजन लिखो, फिर उसके बाद क्वेश्चन का डिटेल डालो, फिर फाइनल आंसर बनाओ। ऐसे ऐसे आंसर लिखो। अभी बेनिफिट ये हो गया कि इंटर में वो टाइम खराब हो गई नहीं, बिकॉज तुम लोग फाउंडेशन में सेम पैटर्न पढ़ के आए, तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो गया। डायरेक्टली हम लोग पढ़ाई चालू करवा सकते हैं। तो आप करके आए हो, रिटन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्लास हमारी लगभग रहेगी 1 आवर की, ठीक है ना, जिसमें से 45 मिनट्स हम लोग का स्टडी रहेगा और 15 मिनट हम लोग लगाएंगे रिवीजन, है ना। जैसे आज मैंने जो पढ़ाया, तो कल जब मैं क्लास के अंदर आया तो पहले पुराना एक बार 10 मिनट का रिवीजन लगाएंगे, क्लास के एंडिंग में आज वाला रिवीजन, तो 15 मिनट रिवीजन पे जाएंगे। 45 मिनट्स का हमारा क्लास रहेगा। टेस्ट बराबर होते रहेंगे, जैसे जैसे आपके चैप्टर्स आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे टेस्ट जो है वो कंटिन्यू होते रहेंगे। देने भी चाहिए आप लोगों को, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाता है अभी से। आफ्टर क्लास क्वेश्चन बैंक मैंने आपको कह दिया है। एग्जाम टाइम में आप लोगों को मिल जाएंगे शॉर्ट नोट्स एंड चार्ट का एक और बुक अवेलेबल होगा, लेकिन वो अभी नहीं होगा, वो होगा कोर्स खत्म होने के बाद।
ये अभी दे दिया तुम सिर्फ वही पढ़ोगे, कौन इतना बोले ये ठीक है ना, ये तो इतना सा है, ये तो बंच पढ़ लेते हैं, बहुत ही बहुत है, नहीं वो आप जानते हो, मैं वैसे भी अभी नहीं देने वाला, वो सब आपको मिलेगा कोर्स खत्म होने के बाद के पोर्शन में। आ गया डाउट सॉल्विंग सेशन डेली क्लास में चलता ही रहता है, ये इंडक्शन क्लास के अंदर आपको बताया जा चुका था कि व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप बन जाएंगे बराबर। काफी सारे वीडियोज मेरे रहेंगे यूट्यूब पर। अभी जैसे मे वालों के एग्जाम्स, आज कोर्स 28 फेब को खत्म हो जाएगा मे बैच का, तो उसके बाद उनके लिए भी वीडियोस चालू हो जाएंगे, कुछ लाइव वीडियोस या कुछ रिवीजन वीडियोस सब कुछ चालू होगा। सेम चीजें आप लोगों के लिए भी रहेंगी। आपके एग्जाम से पहले रहेंगी दो तरह की क्लासें, एक तो बूस्टर क्लास जिसमें पेपर पैटर्न और ये सब डिस्कस करेंगे, और लॉ में होते हैं खूब सारे अमेंडमेंट्स, और नवंबर अटेम्प्ट में तो हाईएस्ट अमेंडमेंट होता है ना। तो पिछली बार भी नवंबर बैच में लगभग 60 से 65 पेजेस के अमेंडमेंट्स थे, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अच्छा, उसमें भी इतना नहीं बड़े बड़े चेंजेस होते हैं, कई बार छोटे छोटे पेनल्टीज में चेंज कर दिया, इम्प्रिजनमेंट हटा दिया, कहीं कुछ कर दिया, और करना तो सब पड़ेगा। तुम्हारा ओबीसी का तुम्हारा भी तो लिमिट चेंज हुआ था तुम्हारे टाइम पे, तो ये सब हमारा इंटर वाले से ही तो था, मतलब इंटर में बहुत कुछ था लेकिन चेंज हुए थे ना सारे, और नवंबर टाइम भी था, वो भी अपना नवंबर दिसंबर बराबर, ओपीसी का लिमिट चेंज किया, स्मॉल कंपनी का लिमिट चेंज किया बराबर। तो ये सारा जो कुछ हुआ ये सब नवंबर के अंदर ही होता है। इसलिए कई ऑनलाइन वालों ने जब मुझे कहा सर आपका रिकॉर्डेड क्लासेस दे दो, तो मैं कहा देख भाई देने में कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो आप लोगों को क्या मिल रहा है, जैसे यहाँ पढ़ रहे हो और इधर रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो शाम को गूगल ड्राइव पे आपके पास आ जाएगी। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ ऑनलाइन कर रहे हैं, बाहर से भी पढ़ रहे होंगे या नहीं आ सकते हैं, तो उन्होंने कहा सर रोज का रोज भेजोगे, इससे अच्छा लॉ का एक साथ ही दे दो ना। मैंने कहा देखो दे तो सकता हूं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सारी क्लासेस तो पढ़ी है, मेरे लिए तो बहुत आम है, पेन ड्राइव में डाला और पकड़ाया, छुट्टी हुई, झंझट खत्म, मर्जी हो तब देखो। और लॉ में पंगा ये है अमेंडमेंट्स है ना। तो अब पहले पुराना क्लास पढ़ोगे, फिर बाद में मेरा अमेंडमेंट क्लास देखोगे, अमेंडमेंट के नोट्स लोगे, फिर उस पुराने वाले नॉलेज को डिलीट करके नया वाला घुसाओगे। काहे डबल मेहनत करते हो भाई, साथ साथ के अंदर ही पढ़ लो ना, तुम्हारे फायदे के लिए है, बाकी बेचना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने को तो अच्छा है, पेन ड्राइव ले जा, झंझट ही खत्म हुई। तो इस वजह से हम लोग जो है लॉ के बैचेस तो कभी भी रिकॉर्डेड क्लासेस प्रेफर करते ही नहीं, कि नहीं भी लाइव क्लास चल रही है, वो रिकॉर्ड हो रही है, उसी को लो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो उस वक्त में अपनी अमेंडमेंट क्लास भी रहेगी। अब ये स्ट्रेटेजी आप लोगों को पहले से आती है, तो ज्यादा मुझे डिस्कस करने का जरूरत नहीं है, डेली पढ़ना चाहिए बराबर। इसलिए मैंने कहा ना ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि आप लोग सब पढ़ा के जान के आए हो कि डेली पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, पर फाउंडेशन से थोड़ा सा फर्क है भैया, इधर थोड़ा सब्जेक्ट भी ज्यादा है और भारी भरकम सब्जेक्ट भी कुछ है, तो कोशिश करना कि डेली कुछ तो पढ़ ही लो। लॉ में जितना मैंने पढ़ाया मोस्टली तो मैं क्लास के अंदर ही याद करवा दूंगा आपको, 10 मिनट नजर डाल लेना। अच्छा, लॉ की जो अपनी मेन बुक है ना, उसमें मैंने क्वेश्चंस दे रखे हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है, हर चैप्टर के एंड में जैसे अपने फाउंडेशन नोट्स में थे वैसे इधर भी क्वेश्चन हैं बराबर। तो वो क्वेश्चन सिर्फ हिंट के साथ हैं, तो वो सारे कॉपीज में करने हैं, और बाकी क्वेश्चन बैंक में तो पूरा डिटेल आंसर के साथ रखा है आपको सब कुछ। 1 या 2 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करना चाहिए लॉ का। प्रैक्टिकली लॉ में सक्सेस होना है तो कहता है ना, डॉक्टर कहता है ना 2 गोली रोज की, 2 सवाल रोज का रात को सोने से पहले बराबर। ग्रुप डिस्कशन मुझे ऐसा लगता है भाई, अब तुम लोग सब पढ़ के आए हो तो मैं क्या बोलूं तुम लोग को, ये सब सीपीटी वालों के लिए होता था कि उनको कहते थे ऐसे ऐसे पढ़ो बच्चे। मुझे लगता है जहां तक अब आप लोगों ने खुद ने फील किया है, तो वो सबका अपना अपना माइंड होता है, मुझे लगता है लॉ में ग्रुप डिस्कशन बढ़िया होता है अपने लिए। 4-5 लोग का एक ग्रुप है, आप अकेले पढ़ते हो तो मैं नहीं बोला जबरदस्ती ग्रुप में घुसो, नहीं सर ने बोला ग्रुप में घुसना है। मुझे ऐसा लगता है कि लॉ की पढ़ाई में मजा तभी आ रहा है जब भी अपने पास कोई ग्रुप हो और डिस्कशन है ना। तो हम लोग भी लॉ एग्जैक्टली ऐसे ही पढ़ते थे हम लोग। मेरे घर के एक एरिया में पेइंग गेस्ट वाला था सिस्टम पूरा, तो उसमें सारे सीए के स्टूडेंट ही थे, तो हम लोग डिस्कशन करते। मेरा लॉ इसलिए स्ट्रांग हुआ, मेरा तो अकाउंट स्ट्रांग हुआ करता था, और लॉ स्ट्रांग इसलिए हुआ क्योंकि डिस्कस करते थे। ऐसा वो जो रोड के बाहर लैंप होता है ना, उसके नीचे, तो उसका ये मतलब नहीं है घर में जगह नहीं थी, वो कहता ना मेरी कहानी ये है कि मैंने लैंप के नीचे पढ़ाई करी है। रीजन वो नहीं था, रीजन ये रहा कि हम लोग करीबन 20 जने थे, अब 20 लोग एक जगह पे अगर पढ़ेंगे तो फिर पढ़ लिए। तो हम लोग क्या करते, जैसे अकाउंट्स या प्रैक्टिकल कोई कर रहा है तो वो 4 जनों का एक ग्रुप यहाँ बैठ गया, मेरी थोड़ी आवाज तेज है तो मुझे कहते भाई तू घर के बाहर जा, वो देख सामने लैंप पोस्ट है, उसके नीचे चबूतरा बना हुआ है, इन 3-4 जिनको साथ ले जाना, जो पढ़ना चाह रहे हैं इनको ले जा, वहां जा और वहां पे पढ़। तो 15-20 दिन, महीना भर बहुत अच्छी पढ़ाई हुई वहां पे। फिर आसपास वाले रात को उठ के आ गए, भाई तो सोने दे, तेरी आवाज से हम ही सो नहीं पा रहे हैं, रात को लॉ के सेक्शन दिमाग में आते हैं। तो फिर चलो ठीक है, किसी तरह मैनेज किया। तो ग्रुप डिस्कशन का बेनिफिट तो हुआ। हम लोग रोज क्या करते, टारगेट लेते हैं
कि यार ये सेक्शन आज डिस्कस करेंगे, फिर उस सेक्शन के ऊपर बात करना, तो उससे कई सारे कंफ्यूजन डाउट जो कई बार आप मुझसे नहीं पूछ पाए, तो वो आपस के अंदर भी सॉल्व हो गए। तो मेरा सजेशन है, बाकी आप लोग ओन नोट्स अगर बनाते हैं तो बहुत बेटर है ना। बुक का यहां पे एक चीज और बोलना चाहूंगा आपको, बहुत जबरदस्त वाली। मेरी इस बुक के अलावा अगर और कोई बुक रेफर करना है, ओनली एंड ओनली स्टडी मटेरियल, उसके अलावा कोई बुक और हाथ में लेना ही नहीं है। जितना ज्यादा बुक उतना ज्यादा कंफ्यूजन। अच्छा, स्टडी मेट का भी क्या होगा, आगे सबके स्टडी मेट अब आएंगे है ना। तो अभी तुम नया नया जोश में रहोगे एकदम, यस इंटरमीडिएट टारगेट अब हम करके रहेंगे। शुरुआत का 1 मंथ मैंने हमेशा देखा है, बच्चे खूब डाउट लेके आते हैं स्टडी मैट से, निकाल सर स्टडी मैट में ये लिखा हुआ है, और जैसे ही 1.5 महीना निकला, बेटा पढ़ा, अरे सर टाइम ही नहीं मिल रहा है सर, अकाउंट्स के क्वेश्चन सर, कॉस्टिंग, टैक्स, जीएसटी, सर लॉ तो एकदम नीचे चला गया है। तो शुरू में तो मुझे लगता है अरे यार स्टडी मैट पढ़ रहे हैं लोग, जबरदस्त है। बाद में बेटा स्टडी मैट सर पता नहीं किधर रखा हुआ तो था, सर आपका बुक भी लाना है रोज इसलिए लेके आते हैं, बाकी तो पता नहीं किधर गया। तो वो हो जाएगा। तो ज्यादा बुक्स को रेफर करने से अननेसेसरी कंफ्यूज, और अपने लिए एक ही है, मेरा बुक से भी अगर कोई ऊपर है एकदम बढ़िया, स्टडी मेट, जो कुछ बोलो उसको, तुम गीता बोलो, बाइबल बोलो, कुरान बोलो, अपने लिए सब कुछ वो है। उसने, आपको याद है फाउंडेशन के टाइम पे ओपीसी के क्वेश्चन को लेकर अपना पंगा था, तो मैंने आपको क्या बोला था, मेरा ओपिनियन कुछ भी हो, आईसीए जो बोले वो फाइनल है, आईसीए की तरफ से जो आंसर आया वो अपने को फॉलो करना है, बाकी सब बेकार है। लॉजिक कहीं जाए कहीं कुछ जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। नंबर देने वाला मैं नहीं हूं, नंबर देने वाला कौन है, आईसीए। तो इफ यू वांट टू रेफर सम अदर बुक, यू हैव टू फॉलो ओनली स्टडी मटेरियल। और बढ़िया चीज, एमसीक्यू का बुक मैं तो दे ही रहा हूं आपको, आईसीए ने भी अपना एक बुकलेट निकाला एमसीक्यू का, जबरदस्त वाला है ना। करीब 200-250 क्वेश्चन का बुक लिया है, तो सारे मैं अभी मेरे चैनल पे सॉल्व कराऊंगा। अभी इस बार वालों के लिए मुझे करा नहीं है, पिछली बार वालों का भी पूरा यूट्यूब पे है। तो वो जबरदस्त बुक निकाला है, और उसको अगर पूरा सॉल्व कर लिया तो भाई एमसीक्यू तो एक भी उससे बाहर कहीं जाने वाले नहीं है। सेम वैसा नहीं भी आया तो आपका पूरा कंसेप्ट भी उसमें आ जाएगा, जितना रिवीजन करना है। एमसीक्यू का फायदा ये होता है, रिवीजन हो जाता है। जैसे जैसे एमसीक्यू करता है ना, तो सारे चैप्टर्स दिमाग में आते जाते हैं और आपका रिवीजन अच्छा होता है। तो वो एमसीक्यूज अपन वहां से करने वाले हैं, बराबर। ये चीजें आप सबको पता है, कंसेप्ट पहले पढ़ोगे, स्ट्रेस तो तुम लेते ही नहीं हो अभी तो, है ना। पैनिक वैनिक कॉन्फिडेंस ठीक है, ये सब तो तुमको पता ही है, कितना पैनिक होते हो, क्या होते हो। कह भी दूंगा तो भी होगे तो सही, अभी नहीं होगे, सितंबर अक्टूबर के अंदर होने वाले हो, ठीक है। पर एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ोगे। तो जो लोग फाउंडेशन मुझसे नहीं भी पढ़े, तो मैं फाउंडेशन के अंदर एक चीज हमेशा बोलता हूं, हर क्लास में, इंटर में भी बोलता हूं, कि आप लोगों को अगर स्टडी करनी है तो वो 3 इडियट्स वाला एग्जाम्पल हमेशा माइंड में रखो। लॉ का किसी भी कंसेप्ट को समझना है तो 2 थ्योरीज है हमारे पास, एक है चतुर वाली, एक है रेंचो वाली। याद है वो मशीनरी का डेफिनेशन वाला सीन, है ना। क्लास में जब पूछा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मशीनरी, तो 2 लोग ने बताया था, एक चतुर ने बताया, एक रेंचो ने बताया। समझ में आती है रेंचो वाली, लेकिन एग्जाम में जो नंबर आते हैं चतुर वाली है। सर लेकिन फर्स्ट तो रेंचो रहा था, बेटा लिखा उसने भी वही होगा। पिक्चर के अंदर बोलते हैं, हमने को मजा भी बहुत है, ताली भी मारी, ओ क्या बात है, रेंचो वाला तो मस्त है। पर आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, रेंचो वाले लिखने से नंबर नहीं आएंगे, नंबर तो रेंचो वाली, चतुर वाली लिखने से आएंगे। बट पहले अंडरस्टैंड करने के लिए चतुर वाला नहीं, रेंचो वाला। यार प्रोविजन लिखा गया है, पहले समझ तो लें। एक बार अंडरस्टैंड हो गया तो फिर तो लैंग्वेज अपन बना करके लिख देंगे, वहां प्रॉपर लैंग्वेज में आंसर देना पड़ेगा, ये आप लोग ध्यान रखोगे। तो ये सब बातें एकदम बेसिक सी थी। अब कल से चूंकि हम लोग चालू करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बेलमेंट वाला चैप्टर हम सबसे पहले चालू करेंगे। तो कुछ बेसिक चीजें मुझे आप बता दो, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कितना पार्टीज चाहिए? 2 पार्टीज का नाम बता दो जल्दी से, फटाफट एकदम। 2 पार्टीज का नाम, ऑफरर एंड ऑफरी। और जैसे ही उसने एक्सेप्टेंस दे दिया, ना वो हो जाएगा अपना एक्सेप्टर एंड प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, ये सारे। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन? फटाफट 10 मिनट पढ़ेंगे बस। कंसिडरेशन बोले तो समथिंग इन रिटर्न, मतलब रिटर्न में जो भी दिया जाए वो कंसिडरेशन। क्या अपने यहां पे ये पॉसिबल है क्या कि बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाए? इज इट पॉसिबल? यस सर, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जिधर बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है। किसी को याद है? बोलो बोलो, शुरू करो। एक मिनट, हाँ बोलो। ये तो कोई भूलते ही नहीं है। नेचुरल लव और अफेक्शन तो कभी कोई नहीं भूलता। तुम सीए बन भी जाओगे, सर नेचुरल लव और अफेक्शन, बिल्कुल सही, करेक्ट। अंदर का डिटेल अभी नहीं चाहिए मुझे, जो पॉइंट चाहिए बस वो पॉइंट आएगा तब मैं उसका मीनिंग पूछूंगा। नेचुरल लव और अफेक्शन। और बोलो, एजेंसी, ओके। अपना एक चैप्टर भी है नंबर 3,
गिफ्ट, बिल्कुल सही, नंबर तीसरे पे गिफ्ट आ गया। और टाइम बार डेप्ट, बहुत सही। और पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज वाला प्रॉमिस अपना, बराबर। और क्या बच गया? गिफ्ट के साथ एक डोनेशन भी था, चैरिटी वाला। एक लास्ट बच गया, बेलमेंट, जो अपना कल वाला चैप्टर है। आपको याद इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान आ जाए कि यस सर बेलमेंट वर्ड अपन ने पढ़ा है। किसको याद था कि अपन ने वहां बेलमेंट में क्या पढ़ा था? सोचो थोड़ा सा, कल के चैप्टर का बेस बता रहा हूं खाली अभी आपको, है ना। कल हम लोग यहां से स्टार्ट कर देंगे। ये देखो, ये रहेगा बेलमेंट। नए एग्जाम्पल्स डालने पड़ेंगे ना भाई, तो लेटेस्ट तो चल रहा होगा, एग्जाम्पल तो वही लेना पड़ेगा। पुष्पा, पुष्पराज, बराबर। चलो, तो कल हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। अभी तो आप लोग मुझे बस ये बताओ कि बेलमेंट एग्जैक्टली था क्या? ओनरशिप ट्रांसफर। तो क्या ट्रांसफर होता है फिर? वेरी गुड, ओनली पोजेशन ट्रांसफर होता है, ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं होता है। सपोज करो कि अभी मैं बैच के लिए मैंने इसको फोन दे दिया, मैं कहा देखो कोई दुखी करेगा, तुम थोड़ी देर के लिए अपने पास में फोन रखो, इट इज अ मैटर ऑफ बेलमेंट। जैसे ही बैच खत्म होगा मैं इससे मोबाइल वापस ले लूंगा, इट इज अ मैटर ऑफ बेलमेंट। मैं यहां पे बेलर और ये यहां पे बेल। अभी सब कल पढ़ाऊंगा, अभी तो आप लोगों ने जो उस वक्त पढ़ा है उसी को रिवाइज करवा रहा हूं कि सर इधर भी कॉन्ट्रैक्ट है, 2 पर्सन होंगे। When one person delivers some goods to another person for some specific purpose, है ना। और बेस्ट एग्जाम्पल जो फाउंडेशन में अपने लिया था, कार को रिपेयर के लिए देना, याद आ गया। मेरी गाड़ी मैंने रिपेयर के लिए दी, तो पर्टिकुलर पर्पस क्या है? गाड़ी का रिपेयर। जैसे ही पर्पस कंप्लीट होगा, गाड़ी मेरे पास में वापस आएगी, इट इज अ मैटर ऑफ बेलमेंट। इधर की डेफिनेशन कल पढ़ेंगे सेक्शन 148 में, यहां लिखनी गया एग्जाम में, लेकिन अभी बेसिक समझो। अच्छा बस इतना बता दो, इसके लिए सामने वाला मुझसे पैसे लेगा कि नहीं लेगा? मेन पॉइंट वही चाहिए मुझे, ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है। मतलब बेलमेंट ग्रेचुइटस भी होता है और नॉन ग्रेचुइटस भी होता है। बोले तो फोकट में भी होता है और पैसे लेके भी हो सकता है। सर गाड़ी रिपेयर फोकट में काहे को करेगा? मैंने एग्जाम्पल दिया था, स्टार्टिंग सर्विसेज हमारी अपने को फ्री में मिलती है कई बार, है ना, और कई बार पैसे भी लगते हैं। तो बेलमेंट का क्वालिटी यही है कि इसमें पैसा लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। अब किसी को ये याद है क्या, बेलमेंट अपन ने एक जगह पे और पढ़ा है? वेरी गुड, कहां पढ़ा? बहुत सही, सोगा के फर्स्ट चैप्टर में डिफरेंसेस थे अलग अलग, सेल का हायर परचेस के साथ, वर्क एंड लेबर के साथ, तभी एक डिफरेंस था सेल और बेलमेंट का। तो पहला डिफरेंस ही जो इसने बताया, सेल के अंदर ओनरशिप का ट्रांसफर होता है, इसमें नहीं होता है। सेल में गुड्स का रिटर्न, सेल करने का इंटेंशन रिटर्न नहीं है। बेलमेंट में अपन गुड्स देते ही क्यों हैं? वापस आएंगे। गाड़ी रिपेयर के लिए दिया तो रिपेयर के लिए दिया तो मतलब वापस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। और तीसरा डिफरेंस यही वाला था जो आपने बताया, पैसे लेके भी हो सकता है, बिना पैसे भी होता है ना। एक और एग्जाम्पल मैंने तब दिया था कि मैं जोधपुर से 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, मेरी गाड़ी, मैंने इसको बोला तुम्हारे घर पे गैराज है, जगह ज्यादा है, मेरी गाड़ी संभाल करके तुम्हारे यहां रख दो 10 डेज के लिए। इट इज अ मैटर ऑफ बेलमेंट। 10 दिन बाद जब मैं वापस आऊंगा, ये गाड़ी मुझे वापस से रिटर्न करेगी। बेलमेंट है, ओनरशिप तो नहीं दिया मैंने। अब सवाल ये है कि ये पैसा लेगी कि नहीं लेगी मुझसे? ले भी सकती है, नहीं भी ले सकती है। शुरू में कहते हैं सर फुकट में कुछ नहीं होता है, पैसा लगेगा सर, इतना लगेगा 10 दिन का। ओके भाई, ये हो गया पैसे वाला, चार्जेबल। ये भी, अरे सर आपसे क्या पैसे लूंगी सर, आप ही की जगह सर रखो सर, 10 दिन क्यों 20 दिन रखो। तो ऐसा अगर कर दिया तो नॉन ग्रेचुइटस ग्रेचुइटस दोनों चलेंगे, लेकिन बेलमेंट की यही क्वालिटी है जो कल से अपन लोग पढ़ने वाले हैं। एक आध और चीज बताओ, ये माइनर का क्या चक्कर होता है? माइनर के साथ एग्रीमेंट सबको पता है मेरे ख्याल से, माइनर के साथ एग्रीमेंट होता है वॉइड एब इनिशियो, एब्सोल्युटली वॉइड। बट माइनर ऑलवेज कैन बेनिफिशियरी, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया जो माइनर के बेनिफिट के लिए जाएगा तो हमेशा क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। ये अपने को ध्यान रखना है। एक और चीज बता दो, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का क्या कंसेप्ट है? ऐसी चीजें जो आपके आगे काम आएंगी, बस वो पूछ रहा हूं। हाँ, पुराना एग्जाम्पल, इसके सर पे मैंने रिवॉल्वर लगाया और इसको बोला तुम्हारा गाड़ी का चाबी मुझे दे दो चुपचाप। खाली चाबी नहीं, गाड़ी भी चाहिए। 2000 में तुम्हारा एक्टिवा मिला। सर ऐसा थोड़ी होता है। रिवॉल्वर रेडी, लोड है, गोली बजाएगी। सर गिफ्ट है,
गिफ्ट तो अपन लेते ही नहीं, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। वैसे गिफ्ट में जरूरी नहीं है, पर अपने तो देखे रहेंगे। इसको मैंने 2000 रुपया दिया, गाड़ी के पेपर अपने नाम पे साइन करवा लिए, इट इज अ मैटर ऑफ कोर्जन। ध्यान आया? जबरदस्ती, रिवॉल्वर के दम पे। तो नाउ ये कॉन्ट्रैक्ट देखने में तो वैलिड लग रहा है। सर वैलिड कहां है सर? रीजन, इसको पता कि इसका कंसेंट फ्री नहीं है, सिर्फ इसको और मुझे। मैं अपने अगेंस्ट कोर्ट में जाऊंगा नहीं, ये मुझसे डर के जा नहीं रही है, तो इन द आईज ऑफ लॉ गाड़ी मेरी है ना। जैसे अभी वॉच मेरे हाथ में देख रहे हो, आपको क्या पता खरीद के लाया कि ऐसे लाया? आपको क्या पता? मैंने वियर किया है तो आपको तो लगेगा सर का ही होगा। अब क्या पता, रास्ते में आ रहा, किसी का पसंद आ गया, रिवॉल्वर लगाया और उससे लेकर के आ गया मैं। तो इन द आईज ऑफ लॉ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट देखने में वैलिड होता है, बट अगर उस पर्सन ने डेयरिंग दिखाया, हिम्मत दिखाई और कोर्ट में मेरे अगेंस्ट केस कर दिया, तो यही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी हो सकता है। इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? वॉइडेबल। बराबर सिंपल है। अच्छा एक और चीज बता दो, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भाई? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करना, है ना। दोनों में से कोई भी एक पार्टी रिफ्यूज टू परफॉर्म अगर मना कर देती है तो इट इज अ मैटर ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और अदर पार्टी किस चीज के लिए केस करेगी? डैमेजेस के लिए जनरली केस करती है, अपने को पता है। तो ये सारे, हालांकि पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आपके कोर्स में नहीं है। एक बढ़िया चीज आपको बताऊं, आप सब जानते हो अपनी आरटीपी आती है एग्जाम से पहले, है ना। तो आरटीपी ये क्लियर बोलती है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आपने फाउंडेशन लेवल पे पढ़ा वो आपके कोर्स में नहीं है। उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा। और आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे डिफाइन कंसिडरेशन या डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर, कुछ भी नहीं। पर जिधर जिधर जिस पॉइंट के साथ अगर वो पॉइंट लग गया है जिसमें आपको उसका नॉलेज होना जरूरी है, तो यू हैव टू राइट, आपको लिखना पड़ेगा। आप एग्जाम में आउट ऑफ कोर्स लिख के नहीं आ सकते, है ना। कोई एक बेलमेंट का क्वेश्चन आ गया जिसके अंदर माइनर का एक पॉइंट भी था, तो माइनर का पॉइंट है तो डालना पड़ेगा कि यार माइनर के साथ एग्रीमेंट वॉइड होता है। वो आप लिख के आ गए, नो दिस इज आउट ऑफ कोर्स, ये तो फाउंडेशन का था ना, वी आर इंटरेस्ट स्टूडेंट। तो ये नहीं चलने वाला है, बिकॉज सीए फाइनल तक सेम स्टडी आगे आपकी फॉरवर्ड होगी। ठीक है, तो बहुत बेसिक बात की आज आप लोगों से मैंने। तो अगेन आप लोगों को एक बार फिर से ऑल दी बेस्ट जबरदस्त वाले इंटर की तैयारी के लिए। इतना आज करो, कल हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चे लोगों।